अस्सलामुअलैकुम। नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, प्रोग्राम के एजेंडे पर बात करने से पहले बात करेंगे एक सहाफ़ी की रहलत के हवाले से। निस सदी से ज़ायद का कंट्रीब्यूशन है जिनका जर्नलिज़म में, प्रिंट जर्नलिज़म में। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, क्या कहेंगे आप उनकी वफ़ात पर? आप फ्राइडे टाइम्स में लिखते रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका सहाफ़त में। सहाफ़ी बरादरी बहुत अफसरदा है। आप क्या कहेंगे, कैसा खला छोड़ कर गए वो? जी, बिल्कुल बड़ा सदमा हुआ। ज़ियाउद्दीन साहब बहुत पाए के जर्नलिस्ट थे, पुराने ज़माने के जर्नलिस्ट थे, बहुत असूल थे उनके। और आयशा, मैं यकीन दिलाऊँ, इतनी ज़िम्मेदारी के साथ हर बात करते थे और उनमें बहुत विज़डम बहुत थी, बहुत अक्ल थी, बहुत ज़हन था और ज़हीन थे। और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है प्रेस की आज़ादी के लिए। और वो हमेशा ये कहते थे कि आज़ादी एक तरफ और ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी होती है। और हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसी का इज़हार किया और सारे जूनियर कॉलीग्स को ट्रेनिंग दी, सिखाया। ऐसे जर्नलिस्ट अब बनाए नहीं जाते। उनके जाने के बाद एक ईरा है, ईरा एक ख़त्म हो रहा है। उस किस्म की सहावत जो कि आजकल ऐसी सहावत मिलती नहीं है आपको। बड़े हम उनकी इज़्ज़त करते थे, हमारे बड़े थे, हम उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात करते थे, बड़े तहम्मुल के साथ बात करते थे, सबके साथ अच्छे तल्लुकात थे उनके। इवन जब वो डिसएग्री करते थे। और ये गाली-गलौच वाला जो आजकल का जो कल्चर है, बिल्कुल इसके ऊपर वो बिल्कुल इससे इत्तेफ़ाक नहीं करते थे। और हमेशा और हर बंदे के साथ उनके तल्लुकात थे। किसी को नाराज़ नहीं किया, मगर अपना असूल जो था वो हमेशा पेश किया। किसी हुकूमत के साथ नहीं थे, कोई ओहदा नहीं माँगा, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, किसी किस्म की सिफ़ारिश नहीं एक्सेप्ट की। ऐसे ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं, सहाफ़त में भी नहीं मिलते। और वो एक ये 1960s और 70s और 80s के लोग थे जिनके असूल थे, प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, बहुत लिबरल बहुत थे। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है हमारा। कुछ अरसे से तो उनकी सेहत ठीक नहीं थी और लोग हम सब परेशान थे और दुआ कर रहे थे उनसे कि वो सर्वाइव कर जाएँ ये जो इस वक़्त जो उनके ऊपर जो गुज़री। मगर अब जो अल्लाह का हुक्म होता है वैसे ही होता है। हम ज़ियाउद्दीन साहब को बहुत मिस करेंगे। उनका आखिरी मज़मून भी हमारे अखबार में शाया हुआ, जिसमें वो एक तनकीदी जायज़ा ले रहे थे रियासत का और उसकी फेलियर्स का। और मगर बड़े तरीके के साथ वो लिखते थे ताकि किसी ज़ाती तौर पे किसी को तकलीफ़ ना हो। सोच समझ के, ज़िम्मेदारी के साथ। बहुत बड़ा लॉस है हमारा। बहुत उनकी इंटेग्रिटी थी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए हम हमेशा दुआ गो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेठी साहब आपकी इजाज़त से प्रोग्राम में, और आप ही के बारे में मैं एक सवाल सामने रखना चाहूँगी। ख़ुद तो आप उधर 1 डिग्री 2 डिग्री बता रहे हैं, टेम्परेचर है, सर्द माहौल है। पाकिस्तान में आपने ऐसा क्या किया जिससे माहौल गर्म हो गया? आप ट्रेंड करते रहे ट्विटर पर, टॉप ट्रेंड रहे। सुनवा दें सेठी साहब, आपने क्या कहा था? फिर आपसे जानते हैं आपने क्यों कहा था ऐसा। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं पहले ये एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हैरान हुआ कि शीरी मज़ारी ने किस तरीके से डिस्टॉर्शन की है मेरे बयानात की और मेरे तज़िये की। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत घबराए हुए हैं। और यही मेरा तज़िया था कि ये बहुत घबराए हुए हैं। इस वक़्त हर किस्म की चीज़ के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्शंस ये मिले हैं कि अग्रेसिवली किया जाए। और मेरा ख़्याल ये शो करना चाहते हैं कि हम पावर में हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। पूरा क्लिप दिखाएँ। इन्होंने किया क्या आयशा, कि क्लिप का 1 मिनट लेके जहाँ मैं बात कर रहा हूँ और उसके ऊपर सारा केस बनाया मेरे ख़िलाफ़। और दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कि पीडीएम के अंदर किस किस्म की बातें चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। मैं पीडीएम का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो मुख़्तलिफ़ राय हैं, मुख़्तलिफ़ बयानी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इन्होंने वो ऐसे शो करने की कोशिश की है कि उसमें एक हिस्सा जो है वो मेरी राय है। एक्चुअली मेरी राय तो ऐसे नहीं होती। मैं तो तज्ज़िया करता हूँ लोगों की राय के ऊपर। मैं अपनी राय कभी नहीं देता कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या होना चाहिए, ये मैं कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ मेरा ख़्याल है ये होने जा रहा है या ये हो सकता है।
और क्या वो सही होगा या गलत होगा और वो कामयाब होगा या नहीं होगा, वो मेरा तज़किया होता है। मगर मैं ये कभी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन मैं कभी नहीं देता, ना ही मेरा ये फ़र्ज़ है, ये हक़ है कि जर्नलिस्ट बैठ के पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दे। वो तो पार्टिज़न होते हैं, वो तो पार्टी पॉलिटिकल लोग होते हैं जो ये कहते हैं। तो बहरहाल आप दिखाएँ लोगों को कि मेरी पूरी जो मेरा मौक़िफ़ और एनालिसिस था वो क्या था और वो क्यों था। उसके बाद मैं उसके ऊपर फिर तबसरा करूँगा। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइएगा, कितनी बात थी और उसमें से कितनी बात लेकर सेठी साहब को निशाने पर रखा गया, सुनवाएंगे आपको और दिखाएंगे भी। हर 10-15 दिन के बाद ये एक पीडीएम का मीटिंग कॉल कर लेते हैं और बड़े धूमधाम से, और फिर ये है कि कोई ऐलान ही कोई नहीं करते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये चल ही रहा है। तो ये दोनों साइड्स मेरा ख्याल है एक ही जैसी हैं, दे डिज़र्व ईच अदर। अब आगे आइए कि पीडीएम जो है पीडीएम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है और पीडीएम क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, कोई है भी या नहीं है, या कोई टाइम का इंतज़ार कर रही है या अल्लाह मियाँ का इंतज़ार कर रही है कि वहीं से कुछ हो जाए तो हो जाए, अल्लाह या ये वल्लम। खुद भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ मिली-जुली बात है। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये इत्तेफ़ाक इनके इनके दरमियान बहुत सी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरी तरह इत्तेफ़ाक नहीं हो पा रहा। मगर और उसमें मैं अब आपको एक-एक करके सारे बता देता हूँ जो कि इनके डिस्कशंस में आते हैं और कोई फ़ैसले नहीं हो पाते, बिकॉज़ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ख़ुसूसन नून लीग के अंदर भी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, एक मरियम नवाज़ शरीफ साहब का है और एक शहबाज साहब का है। उधर मौलाना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, खुर्रम, ये मतलब परवेज़ रशीद साहब तो शायद बैठते नहीं हैं, मगर शायद बैठते भी हों, मुझे नहीं पता। तो मतलब है ये फिर ये उनमें से हैं जो सुनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कह भी देते हैं कुछ। मगर अब बात क्या है? व्हाट आर द इश्यूज़? पीडीएम के अंदर इश्यूज़ क्या है? देखिए, पहला इश्यू तो ये है कि वो रेज़िग्नेशंस वाला, वो अभी तक जो है ना घूम रहा है। उसके ऊपर कोई इत्तेफ़ाक नहीं हो रहा कि अगर करने हैं तो कब करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने हैं। तो अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब भी ये रेज़िग्नेशंस की बात आती है, तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अरसा वहाँ चावल खा खू के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना, और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीज़ें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाएं, तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है पीडीएम। जी। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाएं। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है, या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफ़ा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफ़ा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके पौधा शायद वहाँ है, establishment को गमला नहीं, वो- गमला नहीं हाँ, टूटा था सेठी साहब। हाँ, गमला नहीं टूटा, पौधा तो गमले लगा के हुआ अलावा उधर। भी हाँ, पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या, सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सेठी साहब, श्री मज़ारी कह रही थी कि आप फिजिकल अटैक की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पर, जबकि यहाँ पर तो बात कुछ और हो रही है पीडीएम से रिलेटेड। जी, मैं एक्चुअली मेरे ज़हन में जब ये बात कर रहा था, तो ये एक मौक़िफ़ है उसके उनके अंदर कि जी अगर हम जाएँगे तो क्या वो तो आगे से हमारे सर तोड़ेंगे। क्योंकि असद उमर साहब ने 1 हफ़्ता पहले एक धमकी दी थी कि अगर आप आएँगे और आपके सहूलतवार भी साथ आएँगे, तो फिर आपकी कुट पड़ेगी यहाँ। तो जब मैंने ये बात की पीडीएम वालों से अंदर पूछा, तो उन्होंने कहा जी फिर वो तो सर टूटेंगे वहाँ, और वो तो कहते हैं कुट मारेंगे हम। तो ये भी हमारे अंदर एक डिबेट चल रही है कि अगर वो हम वहाँ जाएँगे और हम पुरअमन भी रहेंगे तो वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो तो पहले से तैयार बैठे हैं हमारे सर तोड़ने के लिए और कुट मारने के लिए। तो फिर तो यही डिबेट वहाँ चल रही थी, हम क्या करेंगे? तो मैं इस डिबेट की तरफ इशारा कर रहा था कि ये उनके अंदर ये बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब है अभी एक सफ़े पे नहीं आए हैं, अभी कोई फैसले नहीं हो पा रहे हैं उनसे, और उधर से गवर्नमेंट की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मैं चाहूँगा आप वो असद उमर साहब का वो क्लिप दिखा दें लोगों को, जिसके बेसिस के ऊपर
अब मैंने सवाल किया था पीडीएम के अंदर कुछ लोगों से, जिसका ये जवाब मिला था कि यार वो तो कहते हैं वो पिट कुट पेगी तो फिर तो सर टूटेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो मैं उसका हवाला दे रहा था। तो ज़रा दिखा दीजिए कि असद उमर साहब ने क्या बात कही थी जिसके बेसिस के ऊपर ये पीडीएम के अंदर ये डिबेट चली है। ठीक है, सुनवाते हैं असद उमर साहब ने क्या कहा था। इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पड़ी है, याद रखोगे। ऐसी कुट पड़ेगी कि याद रखोगे। ये मीडिया में मौजूद सहूलतकारों को भी पैगाम दे रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं असद उमर साहब? तो वो सहूलतकारों में मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कुट नहीं खाना चाहता इनसे मगर मैं वो पीडीएम वाले भी नहीं, मेरा ख्याल है उनमें भी बड़े लोग हैं जो कुट नहीं खाना चाहते। और मगर कुछ लोग हैं वो कहते हैं अगर कुटन गए तो फिर असी भी फिर खड़े होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब बात यह है, ये प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस जो है ये तो हुकूमत की तरफ से आ रहा है और हर जगह पे ये हुकूमत की तरफ से आता है। मगर हमारे यहाँ ऐसे भी है कि यहाँ ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि बड़े 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 नंबर्स में बाहर आती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, पुलिस के लोग मारे जाते हैं उस गुट के अंदर, और फिर सबके साथ समझौते भी हो जाते हैं, केसेस भी विड्रॉ हो जाते हैं, बेलें भी हो जाती हैं, लोगों को वैसे छोड़ भी दिया जाता है, फिर उनके लिए और भी बड़ी सहूलतें हो जाती हैं। तो ये जो कुट वाला मामला है, ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी नून लीग ये तो बिलीव ही नहीं करते कुट शुट वाली चीज़ में। कभी भी इनके लॉन्ग मार्च के अंदर कुटे नहीं, कुट तो पड़ती है इनको। मुझे याद है जब पीपल्स पार्टी नून लीग ने जब कोशिश की थी लॉन्ग मार्च के ज़माने में कोई लॉन्ग मार्च करने की मुगला हजरात के साथ, तो लाहौर में कुट पड़ी थी इनकी। तो कुट तो हमेशा रियासत की तरफ से पड़ती है, ये तो हमेशा पुरअमन किस्म के एहतजाज होते हैं। मगर लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो प्रोवोकेशन होती है, तो प्रोवोकेशन के बेसिस के ऊपर फिर वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये भी चीज़ें सारी सोच रहे हैं। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कुट्टों की बात कर रहे हैं। और बाय द वे अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा दिखाएं तो सही लोगों को कि ये पीटीआई वालों के जो मौक़िफ़ है, हर स्टेज पे ये जिस किस्म की धमकियाँ देते हैं और बातें करते हैं, और पता नहीं उनके ऊपर केसेस भी होते हैं या नहीं होते, और ये तो इस वक्त तो दे जंपिंग द गन ऑन एवरीथिंग। ज़रा दिखाएं ना इमरान खान साहब क्या बातें करते रहे हैं, शेख रशीद साहब क्या बातें करते रहे हैं, और इनके लोग जो हैं वो क्या बातें करते रहे हैं, स्वाति साहब किस किस्म की धमकियाँ देते रहे हैं। तो और पैमरा ने हमें तो नोटिस दे दिया है, मेरा ख्याल है अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और चुप करके उन्होंने एक नोटिस दे दिया। प्रेशर आया होगा इस्लामाबाद अपनी पीएम हाउस से कि जी कुछ करो, तो उन्होंने एक जल्दी से एक नोटिस बना दिया, जितने सेक्शंस थे वो लगा दिए। वो बेचारे क्या करें पैमरा वाले, उनको तो हुक्म आता है वो कर देते हैं। कंप्लेनेंट भी नहीं है इस केस में, और 7 दिन का दिया कि जी 7 दिन के अंदर जवाब दें। आमतौर पे तो कम से कम 2 हफ्ते होते हैं एंड सो ऑन। और ये भी हम देखेंगे कि ये जो आपको क्लिप दिखाने लगे हैं, क्या पैमरा ने उस वक्त इनको नोटिस दिए थे और नहीं दिए थे, तो क्या अब इरादा है देने का कि नहीं। और फिर शायद ये भी पूछना पड़ेगा कि ये सारे केसेस जो थे उसका क्या हुआ क्या जब से ये गवर्नमेंट आई है वो केसेस ही फारग हो गए हैं इन सब लोगों के ऊपर पीटीआई वालों ने, जिन्होंने तशद्दुद किया भी और धमकियाँ भी दी। तो ज़रा दिखा दें लोगों को इनके स्टैंडर्ड्स, इस मुल्क के अंदर जिस किस्म के हुकूमतें स्टैंडर्ड्स पेश करती है वो भी हम देख लें ज़रा। बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब का बयान तो हमने सुनाया। अभी हाल ही में आज़म स्वाति साहब इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बातें कर रहे थे, और उससे पहले हमें आज़ादी मार्च और धरने के दिनों में याद है कि मारो मार दो शेख रशीद साहब ने अपनी स्पीच में एक बार कहा था। इमरान खान साहब क्या कहते रहे, और इसके अलावा अगर हम शेख रशीद साहब के बहुत से बयानात याद करें तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन इन दिनों में क्या कार्रवाई हुई, अदालतों में केस रहे या न रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन इश्तियाल अंगेज सियासत का आगाज़ कहाँ से हुआ, आप इन क्लिप्स को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जो भी रुकावट है पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो। नून लीग अपनी असलियत पे आ गई है,
चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाश हमारे शुरफा के घरों में दाखिल हो रहे हैं और बहाना बना रहे हैं दफ़ा 144 का। इंशाअल्लाह कल ही रावलपिंडी में दफ़ा 144 के 144 टुकड़े कर दूंगा कल दोपहर 2 बजे। कि हम लड़े और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दें। अगर तू गिरफ्तार होता इस मुल्क में खाना जंगी हो जाती। तुझे अपनी ताकत मार दो, जलो, गिरो, सारे मुल्क में आग लगा। लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाती उम्रे की तरफ मार्च करो। तकरीरों से ये बेशरम नहीं जाए। आपने शेख साहब की बात सुनी, लाठी उठाओ, नेज़े उठाओ, तकरीरों से ये नहीं जाएगा। नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब, और सेठी साहब ने तो पीडीएम की स्ट्रेटजी पर बात की थी। अब फैसला आपने करना है, बॉल आपके कोर्ट में। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आईएमएफ के साथ जो मामलात पाकिस्तानी हुकूमत के जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी असना में ये खबर आती है कि सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान भी $3 अरब डिपॉजिट रखवाने के लिए मुआहदा तय पा गया है। इससे पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की कामयाबी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद बेहतर होंगे, चाहे वो डॉलर हो या पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल, बेरोज़गारी की सूरत हाल, इन सब इशूज़ को एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन सेठी साहब, ऐसे में हम एक मिनी बजट का सुन रहे हैं जो कि इसी वीक में पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आसान हो जाएगी कुछ पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी जो कि बोझ तले दबते जा रहे हैं, कर्ज़ों में इजाफा होता जा रहा है? नहीं, ऐसी नहीं बात, उल्टा होगा इसका, और ज़िंदगी हराम होगी। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू है आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो कहाँ पहुँचे हैं, उनकी क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, और हम क्या देने जा रहे हैं और लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे फाइनली जो अग्री हुए थे 1 माह पहले, वो पैसे जो है, उसकी शराइत जो है वो अब नज़र आ गई हैं, और सऊदी अरेबिया ने वो बड़ी सख्त शराइत रखी हैं उस पैसों के लिए, जो कि आज तक कभी पाकिस्तान के ऊपर ऐसी शराइत नहीं लागू की गई, और इसीलिए उसके ऊपर फिर काबीना को बैठना पड़ा और बड़ा सोच करनी पड़ी, और उसके बाद जाके उसकी अप्रूवल दी है उन्होंने, काबीना ने, कि हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये साइन कर दे जो गारंटीज़ मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो इस पर अब बात करनी है बड़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो यह है कि आईएमएफ क्या कर रहा है। आईएमएफ की इशू ये है कि आईएमएफ ने इनको कहा था कि इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं आपके साथ आपको देने के लिए $1 बिलियन। $6 बिलियन का ओरिजिनल प्लान था, उसमें से $1 बिलियन डिस्पर्स हो गए थे, फिर उसके बाद रुक गया प्रोग्राम। अब फिर इनको $1 बिलियन चाहिए, जो कि अभी मिलेंगे, इनको देंगे वो, मगर उसमें उन्होंने तो बहुत सख्त कंडीशंस की थी। एक कंडीशन ये थी जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई, मगर अब ये मान गए हैं आईएमएफ की कंडीशन। वो ये थी कि आपका जो रेवेन्यू बेस है वो कोई 5,700-800 अरब रुपए का बजट है। वो कह रहे हैं इसके अंदर रेवेन्यू जो है इसको और बढ़ाएं, टैक्स रेवेन्यू और बढ़ाएं, और 6,000 से ज़ायद 6,100 6,200 अरब रुपए का ये बजट बनाया। इसका ये मतलब है कि कुछ 300 अरब रुपए के और भी टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किए थे। अब इनके लिए उसके लिए एक नई परमिशन लेनी पड़ेगी, फाइनेंस बिल को अमेंड करना पड़ेगा, और वो एक मिनी बजट होगा, उसके लिए भी इनको मेजॉरिटी चाहिए पास करने के लिए, तो वो करना पड़ेगा, उसके बगैर उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। मगर उसके अलावा कोई 350 अरब के करीब एग्जेम्पशंस जो दी हुई थी इन्होंने, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस दी हुई थी, वो एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की ख़त्म करनी पड़ेंगी, और 350 अरब वहाँ से भी इकट्ठा करना पड़ेगा। वो भी वहाँ चीखें निकलेंगी उस इंडस्ट्रीज़ की और उन लोगों की जिनको वो एग्जेम्पशंस मिली हुई थी फ्रॉम सेल्स टैक्स। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स से मुख्तलिफ स्लैब्स थे, और किसी को 8% था किसी चीज़ के ऊपर, और बाकी एग्जामेशन थी किसी को 17%, वो फ्लैट 17% सेल्स टैक्स सबके ऊपर होना चाहिए। ये इसके साथ भी बड़ी इंडस्ट्री को तकलीफ पड़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। जितना सेल्स टैक्स बढ़ेगा या अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होगा, उतनी इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि वो सारी की सारी कीमतें जो है वो पास ऑन हो जाती हैं टू द कंज्यूमर, तो उसके साथ भी इन्फ्लेशन होगी।
अच्छा, आखिरी जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो थी कि जी आपने ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस, उसके लिए भी एक बिल बनाया था इन्होंने, वो जो अभी तक पास नहीं किया, वो भी अभी बैठे हुए हैं लेके, क्योंकि उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं आपकी नेशनल सॉवरेनिटी की। अब IMF ने अपना बंदा दे दिया स्टेट बैंक को चलाने के लिए। अब वो कह रहे हैं स्टेट बैंक को हुकूमत से आज़ाद किया जाए, इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक खुद पॉलिसीज लगाए और वो पॉलिसीज़ बनाएगा IMF डायरेक्टली। अब ये आज तक कभी हुआ नहीं है, आप तो अब वो ये डिमांड कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सारी डिले जो हो रही है उसी की वजह से डिलेज हो रही है। तो एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा है और बड़ी सख्त कंडीशंस आ रही हैं जिसकी वजह से जो मईशत जो है, जो उसकी आमदन बढ़ रही थी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जो कि शौकत तरीन साहब ने आके बढ़ाने की कोशिश की थी, उसको रोक दिया जाएगा और फिर टाइट कर दिया जाएगा। मनी सप्लाई जो है जिसके साथ मईशत ग्रो करती है उसको टाइट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी ने कर्जा लेना है इंडस्ट्री लगाने के लिए या कर्जे लेके एक्सपोर्ट्स करनी है तो उनके लिए अब और महंगाई हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स 1-2% बढ़ा दिए जाएंगे। और तो ये इस किस्म के इकदाम हो रहे हैं जिसकी वजह से पहले ये कह रहे थे कि 4-1% ग्रोथ होगी इकॉनमी की, वो अब 4% से फिर 3-3.5 या 2.5-3 पे आ जाएगी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो आगे और हार्ड टाइम्स आ रहे हैं। आपने पहले सुन ही लिया है कि हर महीने उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हर महीने बिजली की कीमतें बढ़ानी है। तो ये सारा IMF का ये प्रोग्राम है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये है। अब आइए अब सऊदी अरेबिया के साथ आयशा काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था कि सऊदी लोन लेना है, सऊदी लोन है या डोनेशन है या क्या है। अब फाइनली जाके पहले इन्होंने अनाउंस किया कि सऊदी अरेबिया जो है वो कर रहा है, पैसे तो देने के लिए तैयार हो गया है, मगर अभी तक पैसे आए नहीं है। मैंने ये ब्रेक की थी कि पैसे रुके हुए। अब पता चला वो रुके हुए क्यों थे। सऊदी अरेबिया ने जो कंडीशंस ले डाउन की हैं वो तो IMF की तो कोई कंडीशंस नहीं है, जितनी सख्त कंडीशन सऊदी अरेबिया ने ले डाउन कर दी हैं। वो $3 अरब आपको दे रहे हैं, मगर आपको ये कह रहे हैं कि आप खर्च नहीं कर सकते। ये $3 अरब ये आप स्टेट बैंक में हम डाल रहे हैं और इसके ऊपर 3 या 4% सूद हम लेंगे। इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आप रिजर्व्स के तौर पे इनको रख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं थे ये पैसे देने के लिए आपको, मगर उनके ऊपर भी कहीं से प्रेशर आया है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि हमें दें, हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मगर ये जो कंडीशंस रखी हैं, इससे ये लगता है कि ये भी IMF ने इनको कहा है कि ये कंडीशंस रखें, क्योंकि IMF इस वक्त कंडीशंस रख रहा है। तो वो क्या कंडीशंस हैं मैं आपको बताऊं। एक तो ये कि ये पैसे जो हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, आप रख लें रिजर्व्स के अंदर। अब अभी आपके 20-22 बिलियन के करीब रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब वो पैसे आप इंपोर्ट्स जब आप करते हैं तो उसके ऊपर जो लोग आपको उधार देते हैं वो देखते हैं कि आपके पास पैसे भी हैं पे करने के लिए कि नहीं। तो रिजर्व्स, इसलिए रिजर्व्स का जो लेवल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो क्रेडिट जो आपको लोग देते हैं उनको देखने के लिए। तो दिखावे के लिए ये दे दिए गए हैं कि हमारे पास पैसे हैं देने के लिए, मगर IMF ने ये सऊदी अरेबिया ने ये कहा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो दिखावे के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि 4% इसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट 3 या 4% किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। आमतौर पे तो वो कोई सूद नहीं लेते, ज़रा 1-1.5% ले लेते थे, मगर अब उन्होंने 3-4%, दुनिया में कहीं 4% इंटरेस्ट रेट नहीं है इस वक्त। IMF आपको 1.5%, 1% पे देता है, और बाकी जो इंटरनेशनल इस वक्त कैपिटल मार्केट्स हैं वहाँ 1%, 1.5% से ज़्यादा नहीं है, कहीं तो आधा % है। ये 4% आपसे मांग रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको अच्छा खासा टाइट कर रहे हैं। मगर इसके अलावा आयशा वो और 2-3 कंडीशंस हैं बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने, एक तो ये कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर किसी वक्त ये पैसे वापस मांग सकते हैं। ये आज तक हुआ नहीं है कि 72 घंटे का नोटिस देके पैसे वापस ले लिए जाए। ये भी एक धमकी है, एक तलवार है आपके ऊपर। हमेशा 1 साल की टर्म होती है, फिर उसके ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये 72 घंटे के अंदर। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आपका IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर ये भी हम वापस ले लेंगे पैसे। मतलब ये है कि अगर IMF के साथ आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या IMF के साथ मुआहदा करते हैं और वो तोड़ देते हैं या उसके पूरे कंडीशंस पूरी नहीं करते और IMF आपको आंखें दिखाता है, और हम फिर उस वक्त अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो एक तो ये भी आज तक कभी हमने नहीं सुना था।
इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये जो अगर आपके और हमारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो ये ना पाकिस्तान में इसका फैसला होगा ना इसका फैसला होगा यूके के अंदर, जो कि आमतौर पे ये होता है कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनली यूके या इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में होता है। उन्होंने कहा ये सऊदी अरेबिया में हम फैसला करेंगे, हमने वहाँ भी अंगूठा लगा दिया, ठीक है जी आप फैसला कर लिए। मतलब ये है कि और फाइनली ये कि अगर आप वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी बैंक के साथ आपका झगड़ा हो जाता है जिससे आप कर्जा ले रहे हैं, आप ये समझे हमारे साथ झगड़ा हो गया है और फिर हम 72 आवर्स के अंदर अंदर अपने पैसे आपसे विड्रॉ कर लेंगे, तो ये तो मतलब है कि अनहर्ड ऑफ है। इससे ये लगता है कि ये अमेरिकन प्रेशर है ऑन सऊदी अरेबिया, जैसे IMF के ऊपर है कि टाइट करके रखना है पाकिस्तान को, और इसी तरीके के साथ सऊदी अरेबिया बिल्कुल वही पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो कि अमेरिका फॉलो कर रहा है और जो कि IMF के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है सेठी साहब, बड़ा डिटेल तज्जिया हो गया IMF की शराइत का भी और सऊदी अरब की जानिब से जो इमदाद दी गई है और उसके ऊपर जो जो शराइत लगाई गई हैं माजी में कैसी रहीं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसके सबब कितना बोझ उठाना पड़ सकता है, सब पर डिटेल में बात होगी। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ हम आलमी मंजरनामे की बात करेंगे। आलमी मंजरनामे से एक अहम दावतनामा हमें अमेरिका की जानिब से मौसूल हुआ है और ये है डेमोक्रेसी समिट अटेंड करने का। इससे पहले हमने देखा अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के साथ सर्द महरी का रवैया रवा रखा गया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनकी जानिब से कॉल नहीं आई और भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां हमें, जैसे क्लाइमेट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी वहां मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन अब की बार हमें इन्विटेशन आया है। अब पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सेठी साहब तजब्जुब का शिकार भी है क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक इसके इन्वाइटीज़ नहीं, उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया, तुर्की को इन्वाइट नहीं किया गया, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान शशोपंज में मुब्तला है। इसमें बहुत से तजादात हैं, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान जाएगा, नहीं जाएगा, जाना ठीक रहेगा, वहाँ बात क्या करेंगे खान साहब? देखिए, एक तो ये है कि ये कोई जाना वाना नहीं है, ये तो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है जी। तो खैर तो वो तो ठीक है, चलो देर आया दुरुस्त आया, कहीं तो बुलाया, मगर बात यह है कि बुलाया किस कॉन्फ्रेंस पे? जमहूरियत के ऊपर। अभी हाल ही में हमें पता चला है कि 180 के करीब दुनिया के ममालिक हैं, जिनमें से आधे ऐसे हैं जहाँ हाइब्रिड रिजीम्स हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, और जमहूरियत जो है इस वक्त रिट्रीट कर रही है। हर जगह पे जहाँ जहाँ जमहूरी आइन थे और रवाज थे वो पीछे हट रही है जमहूरियत, और अथॉरिटेरियनिज्म और हाइब्रिड रिजीम्स पॉपुलर हो रही हैं और फाशिस्ट रिजीम्स पॉपुलर हो रही हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम्स। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनमें से चाइना, रशिया, ईरान, ये अमेरिका के दुश्मन हैं। ईरान तो इसके बारे में तो सबको पता है, रूस के साथ भी बहुत सीरियस कॉन्फ्रंटेशंस हैं और चाइना के साथ भी। अभी इसमें चाइना को नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। अब आप देखिए, चाइना तो कहता है ताइवान चाइना का हिस्सा है, वो ताइवान के ऊपर तो चाइना बहुत चिढ़ता है। चाइना दो चीज़ों के ऊपर चिढ़ता है, एक अगर आप उनको तनकीद करें कि जी आप मुसलमान अक़लियतें जो हैं उनके साथ क्या रवैया आपका, उसके ऊपर वो बहुत उसको तकलीफ़ होती है। और दूसरा ये है कि ताइवान के ऊपर जब आप ताइवान को रिकग्नाइज़ करते हैं और उनको शोहरत देते हैं और अहमियत देते हैं तो चाइना बड़ा अपसेट होता है। वो तो कहते हैं ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। अब चाइना को नहीं बुलाया, तो ये बड़ी सीरियस प्रोवोकेशन है जो बाइडेन की रशिया के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़। टर्की, अब टर्की जो है आजकल काफ़ी एक ज़माने में बहुत बड़ा नेटो का एलाई था, अभी भी नेटो में है, मगर टर्की जो है क्योंकि रूस के साथ इस वक्त डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं उनके, और रूस से वो एक बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम ख़रीद रहा है जो कि अमेरिका अपोज कर रहा है, S-400 वाला सिस्टम, और अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है। हालांकि टर्की के पास अमेरिकन F-16s हैं, F-18s हैं, और तो टर्की के साथ अमेरिका के तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, टर्की के इजराइल के साथ ख़राब हो गए हैं। ये जो इराक़ में जो कुछ हुआ उस पर टर्की ने अपनी अलग पोजीशन ली थी, जिसके साथ उसके जो अलायंस है वेस्ट के साथ वो ख़राब हो गया, यूरोप के साथ भी। और अर्दोगान साहब जो हैं वो अब नहीं पिट्ठू बनने के लिए तैयार वेस्ट के, और वो एक एक्चुअली मुस्लिम लीडरशिप लेना चाह रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब को भी और साथ ले लिया था उन्होंने, और उसके साथ हमारे तल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ ख़राब हो गए क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिकन अलायंस का हिस्सा है।
तो इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन्होंने टर्की को नहीं बुलाया, उन्होंने चाइना को नहीं बुलाया, रशिया को नहीं बुलाया, ईरान को नहीं बुलाया, आपको बुला लिए। अब आप ये है कि अब कुछ लोग समझते हैं कि चाइना जो है वो आपकी हमेशा मदद करता है, आपके ख़िलाफ़ जब हिंदुस्तान या इस किस्म के ममालिक जो है यूएन के अंदर कोई रेजोल्यूशंस लाना चाहते हैं तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है। और अब वक्त आ गया कि चाइना के साथ अमेरिका का रवैया ऐसा है, तो इसलिए आपको भी शायद नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि चाइना आपको ये नहीं कहेगा कि आप वीटो करें या आप ना जाएं। चाइना ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि वो मुदाखलत करे, वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देता है, मगर आपको ये नहीं कहेगा कि आप ना जाएं। और आपको जाना चाहिए और वहाँ जाके आपको मौक़िफ़ आपका पेश होना चाहिए, आपको डिफेंड करना चाहिए। आपके जो एलाइज़ हैं वहाँ जाके आपको बात करनी चाहिए। मगर जाना ये भी ज़रूरी है कि आपके ऊपर भी अब तनकीद आनी शुरू हो गई है कि यहाँ भी जमहूरियत जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है, जमहूरियत को यहाँ भी ख़तरा है, यहाँ भी एक हाइब्रिड रिजीम बनी हुई है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गनीमत है कि आपको बुला लिया गया है, मगर इसलिए नहीं बुलाया गया कि आपके यहाँ जमहूरियत चल रही है। आपको बुला लिया गया ये दिखाने के लिए कि हम चाइना को नहीं बुला रहे और चाइना का दोस्त जो है उसको बुला रहे हैं। तो ये इसके पीछे ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी सियासत है और बड़ा सोच समझ के अगर इमरान खान साहब यहाँ कोई तकरीर वगैरह करेंगे तो बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। एक तरफ अगर आप अमेरिका को नाराज़ करते हैं तो इसका ये मतलब है या पहले ही नाराज़ बैठे हैं वो और भी नाराज़ हो जाएंगे और भी आपको सऊदी अरेबिया और IMF के ज़रिए टाइट करेंगे। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? और दूसरी तरफ ये है कि वो ज़ाहिर है आपको शर्मिंदा करेंगे आपके दोस्तों के बारे में, ख़ुसूसन चाइना के बारे में। तो ये बहुत सोच समझ के इसको नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसमें बाउंड्रीज छक्के चौके मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी हाई डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना और ये रीजन के इश्यूज़, और आपको ये रीजन का भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको यूरोप और अमेरिका को साथ लेके चलना पड़ेगा जहाँ तक अफ़गानिस्तान की रिकग्निशन का मामला है और सपोर्ट का मामला है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का मामला है। तो ये आप एक बहुत ख़तरनाक एरिया में आपको फंसा दिया गया है। उसमें आपका खुद अपना बहुत बड़ा रोल है, आपने अपने आप को फंसाया है। अब आपके ऊपर हर किस्म की तलवार लटकी हुई है। तो अच्छी बात है आपको बुलाया, मगर बी वेरी केयरफुल आप वहाँ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा बड़ी हाई डिप्लोमेसी के साथ। हाँ सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कॉन्फ्रेंस निस्बतन ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी? माजी में हमने देखा जब तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए एक चैनल खोलने का भी ऐलान किया था, उस पर तो खैर अभी तक काम नहीं हो सका। फिर एक कॉन्फ्रेंस जिसमें वज़ीर आज़म नहीं शरीक हुए थे, सऊदी अरब की वजह से, सऊदी अरब की खफकी के डर की वजह से वहाँ अटेंड नहीं की थे वो कॉन्फ्रेंस, तो उसकी निस्बत आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है? मैंने यही कहा, पाकिस्तान को मोहतात होना चाहिए। इसके अंदर अमेरिका का प्रेशर है, इसके अंदर आपके अंदर जो हालात हैं वो ख़राब हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, चाइना जो है वो अंडर प्रेशर आ रहा है एंड सो ऑन। तो इसीलिए मोहतात होना ज़रूरी है। देखिए आपने इस्लामोफोबिया की बात की, मगर अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने खबर सुनी है कि वो ये कि US कांग्रेस के अंदर लोग ये बात कर रहे हैं जो हमारे मुस्लिम अमेरिकन्स हैं या पाकिस्तानी अमेरिकन्स कुछ निकले हैं, अब उठे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल या कोई बिल बनाना चाह रहे हैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, और अमेरिकन कांग्रेस भी इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, बिकॉज इस्लामोफोबिया अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है इस्लामोफोबिया। और ये तो इस किस्म की बातें चल रही हैं, मगर ये आपको बस मैं ये कहूँगा कि हाई डिप्लोमेसी की इस वक्त ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप आइसोलेट हो गए उस दुनिया के उस इलाके के साथ जहाँ आपकी सारा तजारत है और उठक बैठक है, यूरोप और अमेरिका, जहाँ आपके लोग भी हैं, 7-8 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो कि रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, फिर तजारत भी सारी आपकी उनके साथ है, लोन्स भी आप उनके साथ लेते हैं, और फिर आप कोई ऐसी बात कर दें या ऐसी चीज़ करें जो आप आइसोलेट हो जाए, तो फिर बहुत से ख़तरे सामने आ जाएंगे। तो इस समिट में पाकिस्तान अगर शिरकत का फैसला करता है तो मुस्तकबिल में समझते हैं आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कॉल आ सकती है अमेरिकी प्रेसिडेंट की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को? आयशा, ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ। अभी इन्होंने एक नया एम्बेसडर भी पाकिस्तान का नॉमिनेट किया है। शरीफ आदमी है, मगर मेरा ख़्याल है जिस किस्म के इनिशिएटिव्स चाहिए और डायनामिज़म चाहिए, उसके लिए शायद इनको फिर सोच करनी चाहिए कि किस किस्म की डिप्लोमेसी करनी है। मेरा ख़्याल है कि इनके पास आइडिया नहीं है इनको कि अमेरिका के साथ कैसे डील करना है, यूरोप के साथ कैसे डील करना है, इस रीजन के अंदर
कैसा रोल अदा करना है। और मेरा ख्याल है जनरल बाजवा ने कोशिश की है। उन्होंने 2-3 ऐसे बयान दिए थे जिससे लगता ये था कि वो उन्हें एहसास है कि किस किस्म की मुश्किलात हैं और रीजन के अंदर क्या करना है, अमेरिका के साथ क्या करना है और वैसे क्या करना है। मगर मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब ने उनका हाथ नहीं बटाया। तो इमरान खान साहब सोचते हैं कि अगर वैसे किया तो शायद डोमेस्टिक तनकीद आएगी और वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन इश्यूज़ के ऊपर भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पे नहीं है। ठीक है, फॉल्ट लाइन्स की निशानदेही सेठी साहब ने की। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर, सेठी साहब के सामने अपना सवाल रखिए, फीडबैक हम तक पहुंचाइए। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।